हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम इस यूट्यूब चैनल। आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक प्रीलिम्स बेस्ड हम तैयार करेंगे जिसका नाम है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, मेंस में इसका सिर्फ पॉइंट लिखा जा सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में इसमें काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इसके साथ में कौन कौन सी स्कीम्स को इसमें सबमर्ज किया गया है, सब स्कीम के फॉर्म में उनको इसमें मिला दिया गया है और इसका कब से कब तक ये चलेगा। तो 2021-22 से 25-26 तक ये चलेगा। नेशनल बायो एनर्जी के प्रोग्राम का इसका नाम है और मिनिस्ट्री आपको पता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो मिनिस्ट्री है वो इसको एक तरीके से कोऑर्डिनेट करेगी। उसने अभी नोटिफिकेशन इसका निकाला है फर्स्ट फेज के लिए। मेन चीज़ इसमें रहेगी कि आपको बायो एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो बायो एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी एनर्जी जो हमने बायोमास से जनरेट की हो। और बायोमास में क्या चीज़ आ सकती है? बायोमास में आपका फूड स्क्रैप आ सकता है, एनिमल वेस्ट आ सकता है और जो अदर चीज़ें इसमें आ सकती है, जैसे आपका जो शुगर कैन का जो रेजिड्यू होता है वो चीज़ें सब इसमें आ सकती है। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इस तरह की एनर्जी जनरेट करते हैं जो एक रिन्यूएबल फ्यूल की तरह काम करती है। वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो गैस होगी तो उसे बोलेंगे बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। और जो रॉ मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसे हम कहेंगे मैटर को बायोमास। ठीक है, तो तीन टर्म हुई, एक हुआ बायोमास, फिर हुआ बायोगैस और इसके बाद में आएगा आपका बायो एनर्जी। ठीक है, इन तीन वर्ड को आप याद रखें। इसके साथ में हम यदि आगे बात करें इसमें तो कौन कौन सी स्कीम्स को इसमें सबमर्ज किया गया है, तो वो देखिए, पहली थी वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम में क्या था कि अर्बन और आपका जो इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट, तीनों तरह का अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट, इससे एनर्जी जनरेट करने के लिए प्रोग्राम था वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। चलाया किसने इसको? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये कब से चली आ रही है? जो एजेंसी है वो आपका 1987 से चली आ रही है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है, आप थोड़ा याद रखना चाहिए इसको। और MNRE इसको रेगुलेट करती है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। काम क्या इसका सपोर्ट करेगी? ये सेटअप करने में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को, उसमें बायोगैस बनना हो, चाहे बायो CNG बनना हो, या पावर प्लांट जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो चीज़ें शामिल हो, या फिर सिन गैस बनाना जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, वहाँ पे उस सिन गैस को प्रोड्यूस करना हो, तो उसमें इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्रोड्यूस करने में। स्कोप क्या है? स्कोप है इसका कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कुछ प्रोजेक्ट डेवलपर्स को, और सर्विस चार्जेस जो लगते हैं, जो खर्च होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटिंग करने में या फिर इंस्पेक्शन में एजेंसीज के, उसमें ये आपका असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली। इसके साथ में एडवांटेज ये है, एडवांटेज आप याद रखिए, इनको आप वे फॉरवर्ड में कहीं पे भी लिख सकते हैं। पहला है सेफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मीन्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इसका एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो आपका जो वेस्ट डिस्पोजल जो है, वेस्ट डिस्पोजल जो है आपका, वो सेफ होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से वो होना चाहिए, ताकि आपका ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सके, क्लीन एनर्जी को जनरेट कर सके और मेटल रिसाइकिल हो सके। एक दूसरा प्रोग्राम उसका नाम है बायोमास प्रोग्राम। इसका सपोर्ट किया इसने मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी होती है ब्रिकेट्स की और पैलेट्स की। ब्रिकेट्स आपको पता होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी में, कि ब्रिकेट्स आपका होता है जब आपका कोल का जो बुरादा रह जाता है ना, उसको एक कॉम्पैक्ट करके, मतलब उसको कॉम्पैक्ट करके एज उसकी लाइक उसकी ईंट जैसी ब्लॉक जैसा बनाना, उसे कहते हैं ब्रिकेट्स। ठीक है, तो उन ब्रिकेट्स को मैन्युफैक्चर करने में सपोर्ट करता है बायोमास प्रोग्राम। मतलब वो जो ब्रिकेट बना है, जो ईंट जैसी ये स्ट्रक्चर जो बनी है, ये फिर से बायोमास की तरह काम आएगी। ठीक है, इसके साथ में सपोर्ट क्या करेगा? ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सपोर्ट करेगा, इसको भी IREDA रेगुलेट कर रही है। CFA इसमें भी प्रोवाइड, सेंट्रली फाइनेंस इसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि एक तो स्टबल बर्निंग को घटाएगा, क्योंकि अब स्टबल बर्निंग, स्टबल को जो बर्न नहीं करेंगे उसका, यदि आप ब्रिकेट्स या पैलेट्स के फॉर्म में उसको बना देंगे तो आपका जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है, तो स्टबल बर्निंग घट जाएगी। इसके साथ में ये प्रोवाइड करेगा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, बिकॉज उनका जो स्टबल है उसके भी पैसे उनको मिलेंगे। बेटर इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस अडोप्ट करने में भी हेल्प करेगा और पॉल्यूशन रिड्यूस करना इसका काम रहेगा ही रहेगा। इसके साथ में बायोगैस प्रोग्राम है। बायोगैस प्रोग्राम आपका है जो हेल्प करता है सेटअप करने में बायोगैस प्लांट को, जो कि आपकी जो छोटी कैपेसिटी के होते हैं, स्मॉल पावर प्लांट जो होते हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है ये। इसके साथ में इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि RBI ने जिनको अप्रूव किया हो, या IREDA के अंदर आते हो, या नाबार्ड के अंदर आते हो, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें PIA की कंसल्टेशन भी जरूरी है। और PIA क्या आपका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्टेट की हो सकती है या फिर यूनियन टेरिटरीज की हो सकती है। इसके साथ में ये कवर करता है छोटे या मीडियम टर्म के, मीडियम लेवल के जो आपके बायोगैस प्लांट है उनको बनाने में, जिनकी साइज 1 मीटर क्यूब से 25 मीटर क्यूब बायोगैस जनरेशन की हो सकती है पर डे।
और चाहे वो इंडिविजुअल आदमी हो सकता है, पर्टिकुलर जैसे फार्मर्स है, या फिर वो पोल्ट्री फार्म पे एक तरीके से आपका बायोगैस जनरेट करने का जो काम है, बायोमास बनाने का जो काम है, वहाँ पे भी ये सपोर्ट मिल सकता है। वही सेम इसके फ़ायदे होंगे, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन होगा, जीएसजी रिडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, और इसके साथ में जो स्लरी है बायोगैस प्लांट से जो डाइजेस्ट हो चुकी है, मतलब वो कंज्यूम हो चुकी है प्लांट में, उसके बाद में जो रेजिड्यू बचा है वो आपका केमिकल फर्टिलाइजर की फॉर्म में वर्क कर सकता है। अब यदि इश्यूज़ की बात करें एसोसिएटेड इसके साथ में जो है, वो पहला है कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, मतलब हमारे पास में इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। यदि टेक्नोलॉजी है तो कंसिस्टेंट है। इसके साथ में कुछ अनसर्टेनिटीज़ भी हैं टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस में। और इसके साथ में जैसे कि गैसिफिकेशन जैसी चीज़ें होती है, गैसिफिकेशन जो प्रोसेस है आपका, उसमें काफ़ी सारी जो वेरिएशंस है, पावर जो डिलीवरी होती है, पावर जो बनती है, उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बायोमास की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करती है। मतलब गैसिफिकेशन जितना बेस्ट होगा, पावर डिलीवरी जो होगी उतनी ही बेहतर हो पाएगी। फिर एक चैलेंज है फूड वर्सेस फ्यूल का। आप या तो लैंड जो है उसको फूड प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काम में ले लो, या फिर क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे बायोमास भी प्रोड्यूस अच्छी तरह हो सकता है, तो उसको फिर फ्यूल की जगह काम में ले लो। तो वो लैंड हमारे पास में लिमिटेड है, लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड है, और हमारे पास चैलेंज फूड का भी है और एनर्जी का भी है, तो उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक यहाँ पे कंडीशन बनती है। दूसरा है क्वालिटी रॉ मटेरियल। आपको मैंने बताया बायोमास जो गैसिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें बायोमास की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। जैसे कि यदि बायोमास में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसका डिग्रेडेशन बायोलॉजिकली हो जाता है, तो उससे आपका एनर्जी कम जनरेट हो पाता है। मोल्ड फॉर्मेशन, मोल्ड मतलब आपका जो एल्गी जो होता है, एक तरीके से एल्गी फॉर्मेशन होता है, उस वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नुकसान करती हैं। और ऑर्गेनिक कंटेंट जो है, स्टोरेज के टाइम पे काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है कंटेंट में से, और फ्यूल जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। अगला पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस भी इसकी वजह से होता है, और ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है और आपकी जो क्रॉप है पर्टिकुलर बायो एनर्जी के लिए उगाई जाती है, जैसे जेट्रोपा वगैरह है, तो ये ओवरलेप करती है। मतलब उस जगह पे आपका प्रोटेक्टेड एरिया भी है, फॉरेस्ट वगैरह है, और वहाँ पे आप बायो एनर्जी आपकी के लिए जो यूज़ की गई आपकी क्रॉप्स जो हैं उनको वहाँ पे उगाया जाता है। तो दोनों एरिया कई बार आपस में ओवरलेप करते हैं, तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जो उसको नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है। फाइनेंशियल बैरियर्स की बात करें तो फाइनेंशियल बैरियर में आपका दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी यदि आप लगाएंगे तो आपको हाई इनिशियल कॉस्ट होगी। गैसीफायर से एस्टेब्लिश कर लो, चाहे इंजन जनरेटर जो है उनको लगा लो, चाहे फिर आपका एक सप्लाई चेन या सप्लाई सिस्टम जो बनाओगे उसमें भी काफ़ी हाई कॉस्ट लगती है। इसके साथ में फिर बायो एनर्जी पेनिट्रेशन की यदि बात करें तो उसमें भी काफ़ी बैरियर्स हैं। टेक्नोलॉजी के बैरियर्स हो सकते हैं, सप्लाई के हो सकते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन के हो सकते हैं, काफ़ी सारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं कन्वेंशनली जो चली आ रही है उसमें भी आपके प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। कंपटीशन मतलब कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी है वो बहुत चीप है, ठीक है। फिर जो हाइड्रो पावर से जो एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो भी काफ़ी सस्ती पड़ती है, तो उससे इस बजाय इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और इसमें जो आपका खर्चा जो निकलेगा, आपका जो रेवेन्यू जो निकलेगा इसमें से, उसका कंपटीशन बना होता है अदर रिन्यूएबल एनर्जीज से। तो यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड की यहाँ पे कमी है नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो ये चैलेंजेस हैं। इसके साथ में वे फॉरवर्ड देखेंगे, इनका सबका आप सॉल्यूशन खुद दे सकते हैं, हम देख लेंगे इसको अभी, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है इसका ये देख लेते हैं। ये पॉइंट हमें मैंने काम किया है, बायो एनर्जी पर पर्टिकुलर यदि क्वेश्चन आता है तो ये बनेगा। बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया कि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड की बायो एनर्जी की ये कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 या 4 या कितने भी ऑप्शन वो बना दे, वहाँ पे आप उनको चेक कर लें कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में ये कंट्री को प्रमोट करेगा, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ये बढ़ाएगा। इसके साथ में कंट्रीब्यूट करेगा यूएन के जो मैंडेटेड एसडीजी हैं जो 2015 में आपके लागू हुए, जैसे जीरो हंगर वाला है, क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है, इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट करेगा। ओवर रिलायंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको घटाएगा। गार्बेज डंपिंग जो है लैंडफिल्स में, उसको कम करेगा, और इसके साथ में लैंडफिल डिस्पोजल की जो कॉस्ट है उसको भी ये घटाएगा। इसमें एक स्टेटमेंट आप ये जोड़ सकते हैं कि एक तरीके से कार्बन बेस्ड ये जो बायो एनर्जी है ना, ये कार्बन बेस्ड आपका जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो मैथेन गैस जो निकलेगी वो आपकी पॉल्यूशन कर सकती है इन्वायरमेंट को, ठीक है। आपकी कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो आपकी गैसेज होती हैं उनको बढ़ाएगा ये बायो एनर्जी। तो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया ना, तो आपको ध्यान रखना कि हाँ ये बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, ठीक है। बायो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं मैथेन और इसको घटा देगा। एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए बायो एनर्जी में मैथेन और आपका जो CO2 है वो आपके एज ए प्रोडक्ट, एज ए आपके आउट
कम कह सकते हैं, आउटपुट की तरह ये बाहर निकलेंगे और ये आपके सब पॉइंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंस में यदि इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है तो। वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं कि रिसर्च डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि रिलायबिलिटी बढ़ सके, कॉस्ट रिडक्शन हो सके, एफिशिएंसी आ सके, ट्रेनिंग स्किलिंग होगी, स्किल्ड वर्क फोर्स होगा, तो उससे आपका नई टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी, और बायोमास पावर सिस्टम जो है उसको बिल्ड करने में और मेंटेन करने में भी आपको हेल्प होने वाली है यदि ट्रेंड पर्सनल हमारे पास में होंगे तो। इसके साथ में टैरिफ स्ट्रक्चर को रिवाइज करने से क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक्सपेंडिचर है, कंपनीज उसमें प्रमोट होंगी, प्रमोशन पालेंगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस तरह से लोकल और रूरल पॉपुलेशन उसके इंटरेक्शन भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे कि दो इसमें जगह दी हुई है, कर्नाटक की है और एक वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल का तो सुंदरबन रीजन है और कर्नाटक आपका होसाहल्ली आपका जो जगह है उसमें लोकल या रूरल पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन से, उनके इंटरेक्शन से आपका जो टैरिफ मॉडल्स जो है वहाँ पे डेवलप किया गया है और जिसमें हेल्प होती है लोगों को बायो एनर्जी जनरेट करने में। एल्गी बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो है हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका रिसर्च यदि होगा कल्टीवेशन पे, प्रोडक्शन आपके प्रोडक्शन पे एल्गी के पे, तो आपका जो एल्गी बायोफ्यूल्स है वो अच्छा प्रोड्यूस हो पाएगा, उसकी यील्ड अच्छी होगी और जो कंपटीशन है फूड क्रॉप्स के साथ में वो भी कम हो पाएगा। ठीक है, तो एल्गी बेस्ड टेक्नोलॉजी का आप ध्यान रखें, बायो एनर्जी में हेल्पफुल हो सकती है। मार्केट डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि बायो एनर्जी एप्लीकेशंस जो है, बायो एनर्जी के एप्लीकेशंस के लिए जो मार्केट है वो डेवलप हो सके और स्पेशल फंड क्रिएट किए जा सके, और काफ़ी क्रिएट किए जा चुके हैं अभी तक, ये भी आप ध्यान रखें। नई टेक्नोलॉजीज़ के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी एक आपको कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इससे, और इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ में कोलैबोरेशन करने की भी, उनके साथ प्रमोशन करने की भी ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी काफ़ी चैलेंज बना हुआ है, उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है पॉलिसी मेकिंग में, बायो एनर्जी जनरेशन में। इसके साथ में ये 3 पॉइंट देख लीजिए जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायो एनर्जी के लिए इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। पहला आपका एक गोवर्धन स्कीम है, दूसरा आपका सतत स्कीम है और थर्ड आपका रीप्लान प्रोजेक्ट। इनके नाम ध्यान रखिए, इसका यूज जो है आपको वैसे पता चल जाएगा कि इनके मैंडेट क्या क्या है। तो गोवर्धन में मतलब है गोबर से, आप यहाँ पे स्पेलिंग निकालिए इसका कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, मतलब बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर के जो रिसोर्सेज हैं जो ऑर्गेनिक है उनको गैल्वेनाइज करना। गैल्वेनाइज मतलब उनसे एनर्जी जनरेट करना। तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसको चलाया गया था और लॉन्च किया गया था बायो, और ये पार्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसके अंदर कंपोनेंट में काम करता है, क्योंकि ये चीज़ें शहरी में जो आपका बायो वेस्ट है वो कम जनरेट होता है। ठीक है, और ये अब जो स्वच्छ भारत मिशन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है जो 2018 में लॉन्च किया गया। इस साथ सतत का फुल फॉर्म याद रखिए, सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। ठीक है, तो इसका आपको पता चलेगा कि हमें सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन में। तो मतलब बायो एनर्जी से यदि हम एनर्जी की जो एनर्जी के फॉर्म में जो गैस है जिसे हम कहेंगे बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट जो है, यहाँ से जो गैस निकलेगी वो एज ए ग्रीन फील्ड होगी, तो उसका एज ए रिसोर्स की तरह आपके व्हीकल्स में कह लो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की अदर मीडियम्स है, वहाँ पे यूज़ के लिए उसका तरीका नया इजाद करना हो या उसका यूज़ करना हो, तो वहाँ पे ये सतत स्कीम लॉन्च की गई और ये लॉन्च की आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। इस साथ में थर्ड आपका रीप्लान प्रोजेक्ट। रीप्लान का मतलब है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। तो इसमें क्या क्या तरीके हैं वो आप ध्यान रखिए। प्लास्टिक से रिलेटेड यदि कोई टर्म आती है ना, तो आपको याद रखना है डीस्ट्रक्चर करना प्लास्टिक को डिग्रेड करना, प्लास्टिक को डाइल्यूट करना और उसको एज ए पेपर पल्प की तरह यूज़ करना। ये सारी चीज़ें प्लास्टिक के साथ में की जा सकती हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी इसके लिए ईजाद हो चुकी है अभी तक। ठीक है, इसके साथ में हैंडमेड पेपर भी बनाए जा सकते हैं इससे, और प्लास्टिक वेस्ट जो है नेचर से इस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। बस आप वर्ड याद रखिए, डी स्ट्रक्चर्ड, डिग्रेडेड, डाइल्यूटेड एंड पेपर पल्प में यूज इसका, ये 4 चीज़ें आप याद रखिए प्लास्टिक से रिलेटेड। और इसके लिए प्रोजेक्ट था आपका रीप्लान प्रोजेक्ट जो कि था रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। तो ऐसा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये मिनिस्ट्री ऑफ आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च किया था। सिग्निफिकेंस इसका याद रखें, चैलेंजेस याद रखें, कौन कौन से 3 प्रोग्राम है आपका उनको याद रखें। थर्ड था आपका बायोगैस प्रोग्राम, सेकंड है बायोमास प्रोग्राम और फर्स्ट है आपका वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो आपका 2021 से 26 तक चलेगा, ये आपका इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए और बायोगैस की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए।